नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। इस वक्त हम लोग कोलकाता में हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने चरम पर है और इस वक्त एनडीटीवी पर हमारे खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष श्री नितिन नबीन। नबीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल जी। अध्यक्ष बनने के बाद आपके साथ ये पहला इंटरव्यू है। सबसे पहले तो तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको ये बताइए कि जिंदगी आपकी कैसे बदली। एक मंत्री से लेकर अध्यक्ष जब बनते हैं, तमाम लोगों को आप सर बोलते हैं, पूरी पार्टी आपको सर बोल रही है। देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से संगठन की वर्किंग में रहा और ये मैं मानता हूं कि छोटे छोटे स्वरूप में मैंने पहले भी काम किया। अब पार्टी ने एक बड़े स्वरूप में मुझे मौका दिया है, लेकिन काम की जो छोटे स्वरूप में जो काम है उन्हीं के बड़े स्वरूप में अब काम है। तो मैं मानता हूं कि संगठन के काम को उस स्तर से अब इस स्तर पर सीखने का भी और आगे इसको लेकर निर्णय की भूमिका में भी आने का मौका है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी के जो संगठन के स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हर तरह से आपके साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जब इतनी बड़ी टीम की कप्तानी करने का मौका मिलता है तो सवाल ये उठता है कि क्या कप्तान तैयार है? आप क्या मानते हैं, क्या देश दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की कप्तानी करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं? मैं मानता हूं कि मुझे जो पिछले 20 वर्षों का जो अनुभव रहा है संगठन का, मुझे अपना विश्वास है कि पार्टी का जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, जितनी बड़ी पार्टी है उसमें इतनी ताकत है और हमारे लिए जो विचार का कमिटमेंट होता है, जो हमारे स्टार्टिंग वर्किंग से हम लोग को मिलता है, वो कहीं ना कहीं बहुत सीधे हमें गाइड करता है कि हमें किस दिशा में चलना है। और जिस प्रकार का हमारे पास लीडरशिप है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इस प्रकार से आपके साथ टीम वर्क में खड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है कि आपका बैक सपोर्ट पूरा है। और मुझे कॉन्फिडेंट है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को सही निर्णय साबित करने में मुझे सफलता। जो इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसमें आप अपने रोल को कैसे देखते हैं? एक होता है स्टार कैंपेनर, एक होता है संगठन का काम। अध्यक्ष के तौर पे नितिन नबीन की क्या जिम्मेदारी? मैं मानता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जहां एक और संगठन को पूरी स्ट्रक्चर से, पूरे बेंच स्ट्रेंथ को पूरी ताकत से लगाना, वहीं कई स्ट्रक्चर पे, कई स्तर पे आपको कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ती है। मानता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जहां पार्टी के कैंपेन को आगे से लीड भी करना, वहीं संगठन के स्ट्रेंथन को भी पूरी बेंच को, अपने ताकत को लगाना और समय समय पे हर चीज़ की मॉनिटरिंग करना, क्योंकि अध्यक्ष के काम लीड के साथ साथ चीज़ों को क्रियान्वयन होते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए बेहतर तरीके से नीचे उतरे, इसकी भी चिंता होती है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अपनी टीम के साथ हम लोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरीके से आपका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप यहां जीत गए तो ऐसा लगेगा कि फर्स्ट मैच में ही या फर्स्ट टूर्नामेंट में ही आपने टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया, और अगर हार गए तो? देखिए, टीम की अपनी क्षमता, बेंच स्ट्रेंथ में इसीलिए क्या इतनी बड़ी है, पार्टी लंबे समय तक यहाँ से संघर्ष कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष नड्डा जी, राजनाथ जी, ऐसे सब लोगों ने अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत यहाँ लगाई है। तो भले ही अभी इस परिस्थिति में और इस समय में मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन सबका पुरुषार्थ लगा है। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी इस राज्य में जितनी बड़ी सफलता लाने जा रही है, वो सफलता का श्रेय पार्टी के जहाँ हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को जाएगा, वही हमारे नेतृत्व करता है। 10% का वोट शेयर गैप है तृणमूल में और बीजेपी में। 2021 के चुनाव में 10% का वोट शेयर गैप था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 7% का वोट शेयर गैप था। 194 सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव में एक दफा भी नहीं जीती। बड़ा मुश्किल है बंगाल जीतना आपके लिए। अगर आप मेरा स्ट्राइक रेट पार्टी का देखिए, 3 से 77 हम गए, तो आप उस स्ट्राइक रेट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैं तो आश्वस्त हूँ कि इस बार हम लोग 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। इतना आसान है नहीं, क्योंकि गैप है एक तो 7% का, और 30 आप स्टार्ट करते हैं 0 से, तृणमूल स्टार्ट करती है 30 से। नहीं, आप 77 के आंकड़े को नहीं देख रहे हैं। 0 से 77 के आंकड़े को देखेंगे तो कितनी बड़ी हम छलांग लगाए हैं वो आप देख सकते हैं। और दूसरा, जो 21 से 26 में जो बदलाव आया, जिस प्रकार से यहाँ की स्थितियां और खराब हुई, 21 में जिन मुद्दों को साथ थे, हम आज भी उन्हीं मुद्दों के साथ हैं, लेकिन 21 में हमको जितना सफलता मिला, इस बार 26 में आम जनता बोल रही है। हम लोग भी इस बार, पिछली बार भी हम कैंपेन में यहाँ थे और इस बार भी कैंपेन को देख रहे हैं। आम जनता खुद सामने से आ रही है। महिलाएं घरों से निकलकर वेविंग करना, लोगों का सामने से आना, ये सामान्य नहीं है। और जिस प्रकार से टीएमसी ने यहाँ परिस्थितियां पैदा की, माँ माटी मानुष के नानुष के साथ जो सरकार आई,
आज माँ को नहीं छोड़ा, माटी को नहीं छोड़ा, मानुष को नहीं छोड़ा। अब आम जनता यहाँ पर बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसकी वाहक है, नेतृत्व कर रही है, लेकिन आम जनता के मन में है कि हमको बदलाव चाहिए। और जब वेव चलता है ना राहुल जी, तो वो एक अलग तरीके का होता है। तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, आप वेव की बात कर रहे थे जी। तृणमूल कह रही है कि ये वेव को आर्टिफिशियली बीजेपी पीछे से पंप कर रही है, क्योंकि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही। उनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़। देखिए, ये आरोप उनका चलता रहेगा। इसी आरोप के तहत अगर वो कुछ काम किए होते तो जनता का भरोसा उनके, आज उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, जिस प्रकार से आरोप का दौर शुरू हो गया है कि इस कारण से हम हार रहे हैं, इस कारण से हार रहे हैं, कहा बोला उन्होंने, थोड़ी मान। अभी तो आपके उसके जो ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये जब आदमी कारण में चला जाता है तो उसके फ्रस्ट्रेशन बहुत सामने से दिखते हैं। और मैं मानता हूं कि टीएमसी के लोगों का जिस प्रकार से एनार्किस्ट बिहेवियर रहा, आम जनता उससे त्रस्त है। अनार्किस्ट कैसे हुई टीएमसी? तो जिस प्रकार से आज जो क्लब की निर्माण यहाँ के लोगों के कला के लिए था, संस्कृति के लिए था, संगीत के लिए था, खेल के लिए था, उसको हफ्ता वसूली का केंद्र बना दिया गया। वहां पर बैठ के अड्डाबाजी और अड्डा से आम आदमी को वसूली का केंद्र बना दिया। इसको अनार्किस्ट नहीं कहेगा। सरकार मौन बैठी है, थाना पूरी तरह से उसके संरक्षण में पल बढ़ रहा है। नहीं, आप थानों की बात करें, लेकिन देखिए कितने आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मैं 2021 के चुनाव की तुलना कर रहा था, डबल से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा गया है। जो प्लेटून्स आई हैं वो डबल कर दिए गए हैं। जो पहले 2-3 हफ्ते पहले आते थे फोर्सेस, 6 हफ्ते पहले आ गए, वोटिंग के बाद भी रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी सीएपीएफ को उतार दिया अपने साथ। पहले एक चीज बताइए कि आप फ्री एंड फेयर पोल चाहते हैं कि नहीं? मैं तो चाहता हूं कि जब फ्री एंड फेयर पोल आप चाहते हैं और पहले फेज का जो रिपोर्ट आया है, आप देखिए कि क्या एक दिन पहले कितनी घटनाएं घटती थी, किस प्रकार से लोगों पर हमले होते थे, किस प्रकार से आम आदमी वोट देने नहीं जा पा रहा था। आज कहीं ना कहीं अगर पीसफुल इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये निर्णय सही दिशा में गया? नहीं, पर कई दशक तक सीपीआईएम अपनी तरफ तंत्र को खींचती थी, फिर तृणमूल ने किया। पर लोग ये भी तो नहीं चाहते कि बीजेपी फिर अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल कर ले, अपने आप को फायदा पहुंचाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्शन मशीनरी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रही है। ये कहीं एक जिगिंग का विषय नहीं है। हम बूथ कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता को एक पूरा रेड कारपेट दे रहे हैं कि आप आइए और वोट कीजिए। क्या उसको रेड कारपेट देना गलत है क्या? अगर आप निर्णय की प्रक्रिया में ये जो ग्रहण लगा हुआ था कि हम वोट को मैनेज करेंगे, हम लोगों ने बिहार को देखा है किस प्रकार से बिहार में तांडव चलता था। केजे राव का समय आया, इलेक्शन कमीशन ने, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, इलेक्शन कमीशन ने कड़ाई से किया, बदलाव हुआ। मैं हमेशा मानता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट मैंडेट है और उसको पूरा करने के लिए जो भी निर्णय लेता है वो निर्णय स्वागत योग्य। बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने केजे राव का जिक्र किया, क्योंकि 2006 में जब पश्चिम बंगाल में केजे राव आए थे, तब उन्होंने इसी तरह से एसआईआर से काफी छटाई की, जो मर चुके थे वोटर्स या जो बोगस वोटर्स थे। उसके बाद क्या हुआ, सीपीएम और भी बड़ी बहुमत से जीत गई। वो इसलिए क्योंकि जिनका नाम कटा, उनके परिवार में, उनके जानने वालों में एक भय पैदा हो गया कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो हमारा वजूद खतरे में है। तो 75% से ज्यादा वोट 84% सीटों पर पड़ा। मतलब कि अभी भी हम देख रहे हैं प्रत्याशित वोटिंग हुई है, तब तो काउंटर मोबिलाइजेशन हो गए थे। तो सीपीएम को फायदा हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर से तृणमूल को ही फायदा मिल जाए? देखिए, अगर बेचैनी उनके अंदर 92 लाख वोट कटने से, हमारे अंदर तो कोई बेचैनी नहीं है। अगर बेचैनी उनके अंदर है तो आप समझ सकते हैं कि तकलीफ में कौन है। नहीं, वो बेचैनी की, मैं एक हीट मैप देख रहा था पश्चिम बंगाल का, जहां जहां 11.6% से ज्यादा वोट कटा है, एवरेज से ऊपर, वो ज्यादा वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बंगाल के बॉर्डर से छटे हुए हैं, जो कि बांग्लादेश के साथ साथ है। यानी कि लाजमी तौर पे उन इलाकों में जहां तृणमूल जीता करती थी या जहां उनके वोटर्स थे, उनका आरोप है कि वहां पे ईसी ने ज्यादा एक्शन लिया। अब आप खुद कह रहे हैं कि बॉर्डर के इलाके हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश से, अगर वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कड़े निर्णय लिए और वो निर्णय डीएम और एसडीओ के प्रस्ताव के आधार पर होते हैं। ये जो ममता दीदी लगातार खेल खेलती है इलेक्शन कमीशन क्या है? वो एक ऐसी बॉडी है जो राज्य के प्रशासन के इर्द गिर्द काम करती है। ये 92 लाख का प्रस्ताव दिल्ली से नहीं आया है, ये कलकत्ता से दिल्ली गया है। ये बात को समझना। डीएम एसडीओ क्या है? डीएम एसडीओ जो है जिला प्रशासन, राज्य सरकार थी उनकी, ये प्रस्ताव 92 लाख का वहां से गया है और उस प्रस्ताव पे अनुमोदन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो सर्टिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये तो बंगाल के लोगों के हित का निर्णय है।
क्या हम बांग्लादेशियों को वोट देने का अधिकार दे देंगे क्या? बांग्लादेशियों को तो कतई वोट नहीं करने को मिलना चाहिए, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चक्कर में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला, उसमें कई ऐसे लोग हैं, जैसे अमर्त्य सेन खुद फंस गए थे, वो इतने बड़े नोबेल शास्त्री हैं, उन्हीं का लटक गया था वोट। आप एक बात समझिए, इलेक्शन कमीशन पूरे प्रोसेस में समय देता है। हमारे बिहार में भी हुआ, लोगों ने कितने बड़े बड़े आरोप लगाए, यात्राएं निकाल दी वोट की चोरी की। 30 सितंबर को हम लोग को मालूम था, जिस दिन वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा बिहार में, हमें मालूम था कोई कंप्लेन नहीं आए। खुद कांग्रेस के जो बीएलए होते हैं उन्होंने कंप्लेन नहीं फाइल किया, तो कहाँ की वोट की चोरी? और इलेक्शन कमीशन की यहाँ भी जो मशीनरी काम की, या राज्य सरकार के सहयोग से, उस राज्य सरकार ने हर महीने का प्रस्ताव दिया। आज हम वोटर लिस्ट प्रकाशन कर रहे हैं, आपके दावा आपत्ति का 1 महीना, यहाँ 4 महीने से ऊपर चला प्रक्रिया, हमारे यहाँ तो 2 महीना चला था। तो 4 महीने की प्रक्रिया में जो उसके पूरे बीएलए होते हैं, मशीनरी, ये कोई केंद्र से नहीं आता है। बीएलए भी जो नियुक्त होते हैं वो भी राज्य सरकार के अधिकारी नियुक्त होते हैं। तो अगर राज्य सरकार ने उन लोगों को नहीं जोड़ा या उन लोगों को प्रस्ताव को दावा आपत्ति का प्रक्रिया में नहीं लाया, तो ये तो पूरी तरह से अभी भी तो लाखों लोग हैं ना सर, जो कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के चक्कर में इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। अगर आप इस आंकड़े को देखते हैं तो इसका दोष किसके ऊपर है? 27 लाख की जो आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, उनको क्या मौका नहीं दिया गया? क्या राज्य सरकार का दायित्व तो नहीं था कि उस चीजों को समय रहते? उन्होंने टाला, अटकाया, परेशान किया, निर्णय को इतना फंसाए रखा ताकि हम निर्णय न ले पाए। इलेक्शन बाकी राज्यों में भी तो हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, बाकी केरल में भी हुआ, कहाँ कोई दिक्कत है? वहां भी तो उनकी सरकार है। एक और जो आरोप लग रहा है वो ये कि जो गवर्नर है यहाँ, जिनको आपने हाल में भेजा है, वो अब एक इंटेलिजेंस ब्यूरो या सुपर ब्यूरो के तौर पे काम कर रहे हैं, कि मतलब पर्दे के पीछे कि ऐसा करो वैसा करो, वो सारा राजभवन से जा रहा है। ये उनकी हताशा है, उनकी निराशा है, उनका फ्रस्ट्रेशन है। और मैं मानता हूँ गवर्नर जब यहाँ आए हमेशा उनको ये विरोधी दिखे, तो क्या हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ही उनके लिए चेंज कर दे क्या? आज गवर्नर एक पूरी तरह से भारत के संविधान से प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है और उसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम से करती है। क्या ये पहले नहीं होता था क्या? आप आपको विश्वास अपने आप पर नहीं है तो उसका खिंज आप हम पर निकालते हैं। क्या आपको ये चिंता है कि एसआईआर एक 2-धारी तलवार भी हो सकती है? मैं बताता हूं इसलिए क्योंकि आपने पिछले कई चुनावों में कोशिश की कि मटुआ वोट बैंक आपकी तरफ आए, लेकिन मटुआ समुदाय के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वोट कटा है, उससे उनके परिवारों में भी परेशानी है। और हो ये भी सकता है कि एसआईआर के चलते में ये सोचें यार इससे तो हमें भी नुकसान हो सकता है, तो आपका वोट का भी हिस्सा छिट सकता है। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, हम लोगों ने जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने किया उसके पूरी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जो लोग आए, अगर नुकसान हमारा हो या किन्हीं का हो, इस नुकसान के आधार पर यह निर्णय नहीं होते। यही तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर उस आधार पर निर्णय लेते तब तो लोग कहते कि हम पार्शियल हैं। हमने तो उस आधार पर निर्णय लिया ही नहीं। निर्णय लिया कि जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस कागजों के साथ दावा आपत्ति होती उसमें जो लोगों ने सही दिया उनको हुआ, फिर भी किनको दिक्कत है उसकी भी प्रक्रिया है। पर ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि जितने अधिकारियों को आपने बदल दिया उतना तो कभी होता नहीं है। साधारण तौर पे कुछ अधिकारी बदले जाते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के नजदीक होते हैं। आप तो यहाँ के खेल को देखे हैं, किस प्रकार से यहाँ के मशीनरी को यूज किया जाता था, क्या क्या खेल होते थे। एक मीडिया पर्सन होने के नाते आपके पास भी फीडबैक के कई तंत्र हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को कोई भी निर्णय लेना पड़ा तो मैं मानता हूं वो इनकी नाकामी है कि इलेक्शन कमीशन को इतना स्ट्रिक्ट होकर आना पड़ा। आप खेल की बात कर रहे हैं, खेल का तो आप पर भी आरोप लग रहा है। आरोप ये कि अभी हाल ही में आईपैक पर छापे पड़े। आईपैक हम दर्शकों को बता दें, वो रणनीति की संस्थान है जो कि प्रशांत किशोर ने स्टार्ट की। ममता बनर्जी के साथ प्रतीक जैन वगैरह काम कर रहे थे। अब ये लोग मदद कर रहे थे तृणमूल की। एंड चुनाव के बीच में ही ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जाके छापा मार देती हैं, तो उनकी टीम को आप कमजोर कर रहे हैं। ये भी तो खेल चल रहा है। तब एजेंसी इतनी बड़ी है कि उसके आधार पे ही पूरा सरकार चलती है, उसी के आधार पे पूरी उनका तंत्र चलता है। और एजेंसी क्या केवल रणनीति बना रही थी यहाँ बैठकर? क्या कर रही थी? अब आप तो उसका समय आएगा, ईडी के रिपोर्ट आ रहे हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट? मैं उस रिपोर्ट को कैसे कह सकता हूँ, तो ईडी को बताना है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एजेंसी बिजनेस कर रही थी, उसके घर पे अगर छापे, एजेंसी अगर रणनीति बनाती तो उसका एक अलग फोरम होता है। लेकिन एजेंसी सरकार के डॉक्यूमेंट के साथ अगर सामने से नजर आ रही है तो आने वाले समय पर कार्रवाई होगी। नितिन नवीन पे भी कार्रवाई हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि किसी भी तंत्र को, सरकार के सिस्टम और बिजनेस, ये तंत्र में जो लोग भी नजर आएंगे ऑब्वियसली उन पर कार्रवाई होगी। अगर वो पर टाइमिंग पर भी तो सवाल उठता है ना, जैसे कि कोई सपोर्ट स्टाफ है क्रिकेट टीम का, सपोर्ट स्टाफ पे छापा पड़ जाए तो क्रिकेट टीम बगैर सपोर्ट स्टाफ के कैसे खेलेगी? देखिए, ये सपोर्ट सिस्टम में लेकर आप मैल प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे
तो जिस समय आएगा उस समय चोट होगी, कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी का जो महिलाओं में प्रेम है वो थोड़ा कम हो और महिलाएं कुछ आए। कुछ महिलाओं से बात हो रही थी, 1500 रुपए तो उनको अभी ही मिल रहे हैं। तो एक तरीके से ममता बनर्जी पैसा, आप कह रहे हैं कि आप 3000 रुपए देंगे, लेकिन महिलाएं ये भी तो सोचती 1500 रुपए तो आ ही रहे हैं। अच्छा, महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? महिला किस चीज के लिए पहले वोट करती है? सुरक्षा? महिला को सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, उसके बाद सहयोग, ठीक है ना। महिलाएं सबसे अधिक अपने जीवन को प्रोटेक्टिव होकर आगे बढ़ती हैं। आज उसकी सुरक्षा के साथ खेल हो रहा है, उनके सम्मान के साथ खेल हो रहा है। महिलाएं शाम में 6 बजे के बाद बाहर न निकले, इसके लिए उनको यहाँ की सरकार और यहाँ के नेतृत्व उनको कहते हैं। तो अभिमान, आज एक भी महिलाएं खुद के लिए कुछ कर ले, वो स्थितियां नहीं बची। तो आज सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान तो खत्म कर दिया। और मैं ये मानता हूं कि जिस सहयोग की बात आप कर रहे हैं उसका भी मालूम है ना, यहाँ की महिला ये भी करती हैं कि एक रास्ते दीदी देती है और भतीजा के रास्ते मंगा लेती है। ये भी तो इसी राज्य की महिलाएं कर रही है। तो आप और वो एक फ्रेम में आ जाए तो आपकी एज तो उनसे आधी है। देखिए, उम्र अलग चीज है। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और हमारे यहाँ पार्टी में स्ट्रक्चरल चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं सबको मौका मिलता है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ शिफ्ट ऑफ जनरेशन भी होता है। तो मैं मानता हूं कि ये जनरेशनल शिफ्ट, आपने बहुत अच्छी बात की अध्यक्ष जी। ये जनरेशन तो शिफ्ट हो रही थी, जैसे एक गडकरी जी की जनरेशन आई, ये जनरेशन तो शिफ्ट हो रही थी। आपको क्यों लगता है, आपको क्यों चूज किया गया? मतलब उनके पास 18 करोड़ लोग थे देश भर में और खासतौर से अलग अलग राज्यों में जो थे। आप जब खुद सोचते हैं तो बड़ा सवाल आपके जहन में आता होगा कि भाई मुझे को क्यों चूज किया गया? देखिए, हम अपने व्यक्तित्व के कारण किसी चीज को नहीं समझते हैं। मैं मानता हूं कि पार्टी के निर्णय हमारे कई बड़े नेता मिलकर लेते हैं और निर्णय की प्रक्रिया में सब लोग के मन में अगर एक मत बनता है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जवाबदेही है जिसको हम मुझे पूरा क्या क्लिक किया? आप जब सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं वो उनसे पूछूंगा। आप जब सोचते हैं कि आपने क्या ऐसा किया जो क्लिक कर गया कि अध्यक्ष आप बन गए? नहीं, मैं कोई अपने विषय पर कोई बहुत टिप्पणी करूं, ये विषय नहीं है। मैं ये मानता हूं कि पार्टी के अंदर वॉच टावर बहुत मजबूत है। आप अपने कमिटमेंट के साथ काम कीजिए, लो प्रोफाइल वर्किंग कीजिए और कहीं ना कहीं जो एजेंडा या जो होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा करने का स्पष्ट माइंडसेट रखिए। ये सब चीज़ें हैं जो मेरे बाद भी कई लोग आएंगे और मुझे लगता है कि पार्टी को निर्णय की प्रक्रिया में कई चीज़ें देखते हैं। मैं मानता हूं कि मुझे जो अपने अंदर लगा कि मुझे जिस लाइन से मैं काम कर रहा हूं इसको कंटिन्यू करूं। आप एक स्ट्रांग बीजेपी फैमिली से आते हैं। आपके पिता 4 बार पश्चिम पटना के एमएलए थे। जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त आपको एनडीटीवी पर देख रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज है कि क्या ऐसा किया जाए कि आप युवा मोर्चा से निकलकर बीजेपी में मंत्री बन जाते हैं बिहार में और सीधे फिर अध्यक्ष बन जाते हैं? क्या मैसेज है कि क्या किया जाए ताकि अगला नितिन नवीन कोई बन जाए? मैं ये मानता हूं कि अपने काम के प्रति कमिटेड रहना। राजनीति एक ऐसा चीज है जिसके पिच पे समय बिताना चाहिए और शॉर्टकट से बचना चाहिए। राजनीति लॉन्ग रन है, इसमें स्टेमिना की टेस्ट होती है, स्पीड की टेस्ट नहीं होती। अगर आप के अंदर स्टेमिना है, कंटिन्यूटी में आप सिस्टम में काम कर रहे हैं तो समय पर निश्चित रूप से पार्टी आपके लिए निर्णय लेती है। अभी आपकी नई टीम बनने वाली है, क्योंकि 33% का झंडा बीजेपी इतना लेके चल रही है महिला आरक्षण का, तो आपकी टीम में माना जाए कि 33% महिला आरक्षण होगा? राहुल जी, आपको हमारे पार्टी के स्ट्रक्चर के बारे में पहले से जानकारी होगी। हम पहले से 33% के वर्किंग में काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में महिलाओं का 33% का क्राइटेरिया पहले से चल रहा है। आपकी जो टॉप टीम रहेगी उसमें 33% महिलाएं रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी तब तक नहीं जीत सकती अध्यक्ष जी जब तक कि दक्षिण बंगाल में जो ममता का गढ़ है उस पर फतेह हो पाए। नॉर्थ बंगाल में आपकी पार्टी पिछले कुछ चुनावों से मजबूत 2019 से। यही तो इस बार का परिवर्तन है, यही तो इस बार का बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि जो पश्चिम बंगाल का भद्रलोक का इलाका है वो इस बार सामने आने वाला है और वो खुद अपने भद्रलोक के जो हमारे इलाके के लोग हैं वो खुद मानते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल को बचाने की लड़ाई। दक्षिण बंगाल में बंगाली आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी की पार्टी यह आरोप लगाती है कि आप बाहरी हैं, वो बंगाली हैं। वो इस चुनाव को दिखाते हैं बाहरी वर्सेस बंगाली। मैं तो मानता हूं कि हम भारतीय हैं पहले, और ये जो रीजनल फीलिंग की बात करते हैं, बंगाल के प्राइड को उन्होंने बचाया कहाँ? उसकी विरासत, उसकी संस्कृति को कहाँ बचाया, कहाँ संजोया?
इस राज्य की संगीत, इसकी कला, इसका खेल, इसकी पहचान थी, इसकी मॉडर्नाइजेशन बंगाली कल्चर की पहचान थी। कल्चर तो अभी भी है। मैं तो वही कह रहा हूँ, उस मॉडर्नाइजेशन में आप महिलाओं को कहते हैं कि अब शाम में 6 बजे के बाद मत निकलिए। ये कहाँ बोला उन्होंने? कहा, जब घटनाएं घटी तो उन्होंने कहा, उनके लोगों ने कहा। और मैं ये कहता हूँ कि जिस राज्य की कल्चर की मैं बात करता हूँ, क्या यहाँ के कला, जिस प्रकार से हमारे बिहार की मिथिला पेंटिंग आज देश और दुनिया में नाम बना रही, यहाँ के पेंटिंग तो कितने लोगों, यहाँ के कवि, यहाँ के, क्या आपने 20-25 वर्षों में देखा कि कोई उस प्रकार से फ्लो नजर आया? 30 वर्षों में देखा आपने क्या? तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लो, जो फुटबॉल पूरे बंगाल का प्राइड था, क्या हुआ उस खेल का? यहाँ के क्लब किस प्रकार से अड्डे में लग गए? ये क्लब खेल, संगीत, कला के लिए जाने जाते थे, उनका निर्माण सृजन इसलिए हुआ था। आज वो हफ्ता वसूली का केंद्र बन गया। क्या ये बंगाल का प्राइड है? तृणमूल के कार्यकर्ता और नेता ये भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो यहाँ पे पूरा वेजिटेरियनिज्म आ जाएगा, ये मच्छी नहीं खाने देंगे। मैं देख रहा था कि कुछ बीजेपी के कैंडिडेट्स मछली पकड़ के कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि देखिए, टीएमसी बोल रही है कि देखिए रामनवमी के वक्त यूपी पे क्या हुआ, देखिए वो मछली बाजार बिहार में क्या हुआ, यहाँ पे मछली नहीं खाने देंगे बंगालियों को। देश के राज्यों को देखिए कि मछली उत्पादन में सर्वाधिक किस राज्य की सरकार काम कर रही है, तो आप देखेंगे गुजरात, बिहार मछली पालन और मछली के व्यवसाय में कितना तेजी से। और यहाँ क्या स्थिति हुआ? जिस राज्य के एक कल्चर में मछली है, क्या उसके व्यवसाय का, उद्योग का इतना बड़ा फ्लोरिश नहीं होना चाहिए था? जिसके पास पूरे अगल बगल नदी और समुद्र के पूरे शोर्स हैं, जहाँ पर मछली पालन एक बड़ा उद्योग बन सकता था, क्या उस राज्य के उद्योग में वो बढ़ावा हुआ? तो जो कल्चर से जुड़ा हुआ था उसको भी उन्होंने प्राइड ऑफ बिजनेस बड़ा नहीं कर पाए। वो क्या करेंगे मछली के साथ न्याय? मछली का भी न्याय और उसके व्यवसाय का, उसके कल्चर का भी अगर बढ़ोतरी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। नहीं, पर ये तो हुआ कि अब फिश प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, जो कि पीएम ने भी बात की। मैं कल्चर की बात किया। मेरा सवाल ये था कि जैसे रामनवमी के वक्त पे उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पे आप फिश नहीं खरीद सकते हैं, या फिर बिहार में आप ही के एक मंत्री ने मछली बाजार पे कहा कि भाई ये क्या हो, तो वो भय पैदा करने की कोशिश करें कि भाजपा वाले मछली नहीं खाने देंगे बंगाल। देखिए, देश के सभी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना कल्चर है, अपना अपना प्राइड है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की संस्कृति को उस रूप में देखती है कि हमारी हर राज्य की कल्चर और उसकी संस्कृति जो है वो हमारे लिए एसेट है, और हम चाहते हैं कि उसी के आधार पर उसका ग्रोथ हो। हम उसके साथ कंप्रोमाइज करके उसका ग्रोथ नहीं करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल से ही एक तरीके से बीजेपी की जो सोच है उसकी शुरुआत की। एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कितना जरूरी है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना, ये दिखाने के लिए कि वो हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं? देखिए, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट से आप उठाइए, उड़ीसा, झारखंड में भी हम लंबे समय तक सरकार में, बिहार, अब ये छाप हम पर नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि पश्चिम बंगाल के जीत के बाद ये सारे मिथ खत्म हो जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि हम पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनाव लड़ें। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में असुरक्षा का वातावरण है, जिस प्रकार से यहाँ पर आम लोगों के जीवन में त्रस्त हो गया है, उस प्रकार के करप्शन से ये पश्चिम बंगाल के बदलाव के लिए चुनाव है। और मैं मानता हूँ कि ये 4 मई 2026 पश्चिम बंगाल के लिए एक स्वर्णिम दिन होने जा रहा है। तृणमूल ये कहती है कि भाजपा बंगाल का विकास होने नहीं दे रही, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे है नहीं सरकार में, इसलिए जब भी कोई इंडस्ट्री की बात आती है, कोई प्रोजेक्ट की बात आती है, आप उसको असम ले जाते हैं, बिहार ले जाते हैं। एक आइडिया देता हूँ, अभी मेडिकल कॉलेज भी हम ही लोग लाए यहाँ पर। और मैं ये मानता हूँ एम्स जो आया, जब जब प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों रोका इन्होंने? क्योंकि उनका चेहरा नहीं चमक रहा था। आयुष्मान योजना क्यों नहीं आने दिया? उनको यहाँ के लोगों की चिंता नहीं थी, उनको अपने चेहरे की चमक की चिंता थी। मैं दूसरी बात कहता हूँ, देश में 10 साल तो कांग्रेस के या उनके शागिर्दों की भी सरकार रही। कालखंड निकालिए कि यूपीए शासन में बंगाल को कितना मिला, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए शासन में पिछले 10 वर्षों में बंगाल को कितना मिला। आप उस आंकड़े को देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी एक हो जाएगा। हमारी सरकार को स्पष्ट है, हमको जहाँ वोट नहीं मिलता है, हम केरल का भी विकास करते हैं। केरल में हमारे पास एक भी विधायक नहीं थे, फिर भी हमारा कमिटमेंट लेवल वही है। और मैं ये मानता हूँ कि यही तो हमारी लीडरशिप के अंतर है। हम विकास के पैमाने पे, विकास के आईने में वोट की राजनीति नहीं देखते, वो देश को देखते। आपने केरल की बात की, पड़ोस में तमिलनाडु है। आपने बड़ी कोशिश की कि विजय से अलायंस हो जाए, विजय से अलायंस नहीं हुआ।
आपको लगता है गई इस बार तमिलनाडु की पारी? मैं ये मानता हूं कि हमारे पास जो अपना अलायंस ग्रुप है वो अपने आप में सक्षम है चीज़ों की लड़ाई लड़ने के लिए। और जिस प्रकार से डीएमके अपने ही पापों के कारण इस बार गिरेगी और उनके अपने करप्शन, उनके अपनी जो डिबैकल है वो सनातन को जिस प्रकार से अपमानित और गाली देने का काम किया हुआ की सरकार ने, अब जनता उसका जवाब देने वाली है। कहीं डिलिमिटेशन भारी तो नहीं पड़ जाएगा आपके लिए तमिलनाडु में, क्योंकि वो पोलराइज कर देता है दर्शकों, वहां के वोटर्स? देखिए, हम पहले भी कहे हैं डिलिमिटेशंस हो या बाकी चीजें हो, हम उस आईने से राष्ट्र हित की जब बात आएगी तो हम वोट बैंक नहीं देखते। सर ये बताइए कि आपने जो सोचा होगा कि आपका टेन्योर है बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे, आप क्या चाहेंगे कि आपकी लेगेसी क्या रहे? जब लोग आपके दौर को देखें, जैसे गडकरी जी के दौर को देखते हैं या फिर नड्डा जी के दौर को देखते हैं, तो नड्डा जी ने कुछ ऐसे राज्यों में जीत दिलाई जहां पे उनकी अध्यक्षता में जीत हुई जहां पे पार्टी नहीं जीती थी। अमित शाह के टाइम पे भी ऐसे हुआ, त्रिपुरा जैसे राज्यों में पार्टी जीती जहां पहले नहीं जीती थी। आप क्या चाहेंगे कि आपकी लेगेसी क्या लोग माने? देखिए, ये बीजेपी की लेगेसी होगी। बीजेपी के हर अध्यक्ष ने अपने अपने कालखंड में पार्टी को बढ़ाने का काम किया और यही कारण है कि आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरल जैसे राज्यों में भी हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है। लेकिन हम ये मानते हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक जिस प्रकार से भाजपा आगे बढ़ रही है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है और देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारी उपस्थिति और बड़ी करनी है और जहां हमारी सरकारें हैं वो सरकारें कंटिन्यू करें, वहां और बेहतर परिणाम के साथ हम आए और जहां हमारी उपस्थिति कम है वह हम बेहतर उपस्थिति के साथ आगे बढ़ें। और मेरा मानना है कि साउथ हमारे लिए निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल से जो शुरुआत होगी उसका असर साउथ की राजनीति में पड़ेगा। सर, अभी हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए थे, उनसे मेरी नाश्ते पर मुलाकात हुई। वो बड़े परेशान थे इस बात से कि बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा एक तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक रणभूमि में इस्तेमाल हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनके देश से जो अभी आप एक तरीके से दिनेश त्रिवेदी को भेज रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करें, बांग्लादेश को आपका क्या मैसेज है? क्योंकि इतना बांग्लादेशियों को यूज किया जा रहा है एक पॉलिटिकल एम्यूनेशन के तौर पे इस चुनाव में। नहीं, देखिए, बांग्लादेश एज ए कंट्री टोटल अलग है और वहाँ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध जो है निश्चित रूप से उसको हम प्रगाढ़ करना चाहेंगे। लेकिन जहाँ हमारे देश में इन्फ्लेंटेशन और जिस प्रकार से घुसपैठ हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना हमारे पहली जवाबदेही। तो हम नेशन इंटरेस्ट के पहले कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी नहीं कर सकते। नेशनल इंटरेस्ट हमारा पहले है और उस नेशन इंटरेस्ट में हमारी पब्लिक पहले मेरे सामने है। तो हम पहले अपने जनता के लिए सोचेंगे और डेफिनेटली डिप्लोमेसी के लेवल पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे अच्छे संबंध रहे, उनके साथ हम और अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़े, ये हमारी प्रायोरिटी है। जब पॉलिटिक्स में अक्सर ये होता है कि कौन सा राज्य हावी है। हाँ, पहले बहुत टाइम तक गुजरात हावी था और अभी भी है। हाल ही में जैसे सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता बिहार में मुख्यमंत्री बने, आप पार्टी के अध्यक्ष बने, तो अभी आप ही की पार्टी में चर्चा चल रही है कि इस वक्त जो सूरज है वो बिहार से उग रहा है। नहीं, सूरज अपने सही दिशा से उगता है। लोगों को भ्रम होता है कभी कि पृथ्वी घूम के, और सूरज जहाँ से उगता है वहीं से उगता है। पृथ्वी चक्कर लगाती है, पार्टी की प्रक्रिया है। हर राज्यों को कभी कभी प्रतिनिधित्व मिलता है, इस बार बिहार को मिला है। नितिन रवीन जी, आप जुड़े हमारे साथ। ये पहली दफ़ा है कि एनडीटीवी पर अध्यक्ष बनने के बाद हमने आपका इंटरव्यू किया। हमारी आपको शुभकामनाएं। देखते हैं कि कप्तानी की पहली जो आपकी पारी है उसमें आप पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिला पाते, क्योंकि अगर आप जीत गए बंगाल तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और जैसे आपने कहा कि कप्तान को तो श्रेय मिलता ही है उसका। देखिए, वो टीम को श्रेय मिलता है और कप्तान उसको लीड करता है, तो लेकिन मैं मानता हूं कि बंगाल की जीत हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के परिश्रम, बलिदान, उनके पुरुषार्थ की जीत है, हमारे नेतृत्वकर्ता का परिश्रम की जीत है। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनडी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। हे आहे एनडीटीव्ही आणि आपण पाहत आहात एनडीटीव्ही मराठी।